नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए क्लास 12th गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का लेसन 1 जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी प्रणाली। इस चैप्टर का जो है थ्योरी को जो है आज सेशन में हल करेंगे। आज सेशन में इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे और ये चैप्टर का जो है पार्ट 1 सेशन है, पार्ट 1 है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए शरीर इस चैप्टर का नाम है देखिए शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी प्रणाली यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया होते हैं उन सभी के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या होते हैं। तो देखिए शरीर क्रिया विज्ञान तो देखिए हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती है। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती है जिसमें जिसमें दो प्रकार की क्रियाएं नियंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएँ होती है, जिसमें जो है 2 प्रकार की क्रियाएँ नियंत्रित करते हैं। मतलब जो क्रियाएँ होते हैं, उसको जो है 2 प्रकार की क्रियाएँ नियंत्रित करते हैं। जो भी क्रियाएँ मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर जो भी काम होते हैं, उसको जो है 2 प्रकार की क्रियाएँ क्या करते हैं, 2 प्रकार की क्रियाएँ नियंत्रित करते हैं। जिसमें देखिए पहला है देखिए ऐच्छिक क्रियाएँ और दूसरा है देखिए अनैच्छिक क्रियाएँ। तो अब बारी-बारी से समझेंगे कि ऐच्छिक क्रियाएँ क्या होते हैं और अनैच्छिक क्रियाएँ क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऐच्छिक क्रियाएँ, तो ऐच्छिक क्रियाएँ के बारे में याद रखिएगा देखिए वे सारी क्रियाएँ जिसे हम इच्छा के अनुसार करते हैं, उसे ऐच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वे सारी क्रियाएँ जिसे हम इच्छा के अनुसार करते हैं, उसे ऐच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। जैसे देखिए खाना खाना हो गया, इच्छा के अनुसार खाते हैं, बोलना हो गया, चलना हो गया, हँसना हो गया इत्यादि। ये सभी काम हम इच्छा के अनुसार करते हैं, तो इस क्रियाएँ को जो है ऐच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। जैसे देखिए ऐच्छिक क्रियाएँ जो होती है यह धीमी होती है। खाना खाना जैसे धीमी होती है प्रक्रिया, बोलना हो गया, चलना हो गया, हँसना हो गया इत्यादि। मतलब जो काम इच्छा के अनुसार करते हैं ऐच्छिक क्रियाएँ वो धीमी होती है। और देखिए एक बात और याद याद रखिएगा, यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ऐच्छिक क्रियाएँ जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद देखिए अब देखिए अनैच्छिक क्रियाएँ क्या होगा? देखिए अनैच्छिक क्रियाएँ देखिए, वे सारी क्रियाएँ जिसे हम इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यानी कि अनैच्छिक क्रियाएँ को इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐच्छिक क्रियाएँ को इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएँ के बारे में याद रखिएगा कि वे सारी क्रियाएँ जिसे हम अपने इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसे अनैच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। जैसे देखिए छींकना, छींकना आएगा तो उसको अपने इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि रोक नहीं सकते हैं। जैसे भूख लगना, इच्छा से नियंत्रित उसको नहीं कर सकते हैं। हृदय के धड़कना, इच्छा के अनुसार नहीं धड़क सकते हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं। श्वसन हो गया, इच्छा इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस इन सभी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। देखिए जो जो अनैच्छिक क्रियाएँ की विशेषता क्या है देखिए, यह तेज़ी से होती है। अनैच्छिक क्रिया की विशेषता याद रखिएगा, यह तेज़ी से होती है और यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन ऐच्छिक क्रियाएँ देखिए मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोनों में पूछा जाता है कि ऐच्छिक क्रियाएँ और अनैच्छिक क्रियाएँ में अंतर बताएँ। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, दोनों में अंतर पूछेगा तो आप लोग ऐच्छिक क्रियाएँ और अनैच्छिक क्रियाएँ के बारे में इतना बात लिख दीजिएगा। तो निश्चित रूप से ऐच्छिक क्रिया में मतलब वो सारी क्रियाएँ जिसे हम इच्छा के अनुसार करते हैं उसे ऐच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा देखिए खाना खाना हो गया, बोलना हो गया, चलना हो गया, हँसना हो गया इत्यादि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका विशेषता में देखिएगा, यह धीमी होती है और यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन अनैच्छिक क्रिया में वे सारी क्रियाएँ जिसे हम अपने इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसे उसे अनैच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। जैसे जैसे देखिए छींकना हो गया, भूख लगना हो गया, हृदय का धड़कना, श्वसन इत्यादि। और देखिए ऐच्छिक क्रियाएँ धीमी होती है, लेकिन देखिए अनैच्छिक क्रियाएँ जो है यह तेज़ी से होती है और ऐच्छिक क्रियाएँ देखिए मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि देखिए अनैच्छिक क्रियाएँ जो है देखिए ऐच्छिक क्रियाएँ देखिए मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि अनैच्छिक क्रियाएँ मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ की परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछता है कि ग्रंथियाँ क्या होते हैं, ठीक है? तो देखिए ऐसा ऊतक या अंग, तो ग्रंथियाँ के बारे में याद रखिएगा, ऐसा ऊतक या अंग जो विशेष प्रकार के रसायन हो गया, हार्मोनों हो गया, का स्राव करते हैं, उसे ग्रंथि कहते हैं। यानी ग्रंथि जो होते हैं, उसके द्वारा रसायन विभिन्न प्रकार के रसायन निकलते हैं, हमारे शरीर को संतुलित रखने के लिए हार्मोन निकलते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग परिभाषा सिंपल है कि ऐसा ऊतक या अंग
जो विशेष प्रकार के रसायनों, हार्मोनों का स्राव करते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। देखिए, ग्रंथियाँ 3 प्रकार के होते हैं। ग्रंथियाँ 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो सभी के बारे में पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, उसके बाद देखिए बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होते हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होते हैं। तो सभी के बारे में बार-बार से पढ़ेंगे। ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसके प्रकार, उसके बाद बहिःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है। तो देखिए वैसा ग्रंथि जो जो अपना उत्पाद लक्ष्य अंगों तक जो है नलिका द्वारा नहीं ले जाते। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या निकलता है, जो उत्पाद निकलता है वो नलिका के द्वारा नहीं ले जाती है। इसे देखिए इसी उसे क्या कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा याद रखिएगा, वैसा ग्रंथि जो अपना उत्पाद लक्ष्य अंगों तक जो है नलिका द्वारा नहीं ले जाती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और देखिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं या बहिःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं या मिश्रित ग्रंथि को कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला रसायन रक्त के साथ मिलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो रसायन मिलता है, निकलता है वो रक्त के साथ क्या होता है मिल जाता है और अपना काम क्या कर देता है शुरू कर देता है। तो आप लोग याद रखिएगा देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, तो आप लोग देखिए याद रखिएगा। देखिए जैसे देखिए पीयूष ग्रंथि हो गया, थायरॉइड ग्रंथि हो गया, देखिए अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियाँ हो गया, उसके बाद देखिए अग्नाशय हो गया, उसके बाद देखिए पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, पिनियल बॉडी हो गया, ठीक है? उसके बाद देखिए अन्य संरचनाएँ, अदर स्ट्रक्चर। तो इन सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक परिभाषा भी पूछा जाता है, तो इसीलिए जो है बारी-बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, थायरॉइड ग्रंथि क्या होता है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियाँ क्या होते हैं, अग्नाशय क्या होते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या होते हैं, थाइमस ग्रंथि क्या होते हैं, पिनियल बॉडी क्या होते हैं, अदर स्ट्रक्चर सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में याद रखिएगा, देखिए यह सबसे छोटी ग्रंथि है। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है? यह सबसे छोटी ग्रंथि है जो देखिए, जो मस्तिष्क के नीचे भाग में लटकी हुई होती है और जो पीयूष ग्रंथि जो होते हैं, वो मस्तिष्क के जो है नीचे भाग में लटकी हुई होती है। देखिए यह लाल व भूरे रंग की होती है और पीयूष ग्रंथि जो है लाल व भूरे रंग की होती है। इसका व्यास 12 जो है मिलीमीटर होता है। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि का व्यास कितना होता है? 12 जो है मिलीमीटर होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? देखिए यह शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होते हैं, शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। देखिए, यह 2 भागों में बँट जाती है, देखिए आगे का भाग, एक होता है पीछे का भाग। तो सबसे पहले आगे का भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पीछे का भाग, दोनों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। देखिए आगे का भाग जो होता है, देखिए यह छेद प्रभावी स्राव छोड़ता है। तो आगे के भाग बारे में रखिएगा, यह छेद जो है प्रभावी स्राव छोड़ता है। इस भाषा को आप लोग को इसी तरह से याद रखना है। यह देखिए छेद प्रभावी स्राव छोड़ता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जो जो शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक वृद्धि और विकास पर नियंत्रित करता है। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि के जो आगे वाला भाग जो होता है, वह जो है छेद प्रभावी स्राव छोड़ता है, जो शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक वृद्धि और विकास पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद देखिए इसका इसका अधिक स्राव होने से देखिए अंगों की अनुचित रूप से वृद्धि होता है। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से जो स्राव निकलता है, उसके अधिक स्राव होने से क्या होता है कि अंगों की अनुचित रूप से वृद्धि होती है। पाँव का लंबा होना, सिर बढ़कर बेडौल लगना तथा शीघ्र प्रौढ़ा अवस्था ग्रहण करना। उसके बाद देखिए इसकी कमी से विकास धीमी हो जाती है। यानी पीयूष ग्रंथि के जो आगे वाला भाग होता है, उसके स्राव से जो निकलता है, उसकी कमी से विकास क्या हो जाता है, धीमा हो जाती है तब बच्चे जो है ठिगने यानी कि जो बौनेपन जो हो जाते हैं, ठीक है? तो बच्चे ठिगने रह जाते हैं।
उसके बाद देखिए पीछे का भाग, तो देखिए पीछे के भाग, तो देखिए इसके स्राव स्राव को देखिए पिटयूटसिन कहते हैं, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि की जो पीछे का स्राव होता है उसके स्राव को पिटयूटसिन कहते हैं। देखिए इसमें 4 प्रकार के हार्मोन निकलता है, इसमें 4 प्रकार के हार्मोन निकलता है जिसमें पायसिन तथा पेट्रोसिन मुख्य है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो है पीयूष ग्रंथि के देखिए पूछता है सीधा क्वेश्चन कि पायसिन और पेट्रोसिन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से या पीछे वाले भाग से, तो पीछे वाले पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग से जो है पाइसिन और पेट्रोसिन का क्या होता है? स्राव होता है। अब देखिए दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पाइसिन क्या होता है और पेट्रोसिन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए पाइसिन, पाइसिन के कार्य क्या होता है? देखिए शक्कर तथा रक्तचाप पर नियंत्रण रखता है। तो याद रखिएगा पाइसिन यानी कि शक्कर यानी कि मधुमेह जो होता है, मधुमेह तथा तथा देखिए रक्तचाप पर नियंत्रण रखा जाता है और इसकी कमी से व्यक्ति मोटा व आलसी हो जाता है और इसकी कमी से व्यक्ति क्या हो जाता है? मोटा व आलसी बन जाता है। उसके बाद देखिए पेट्रोसिन, पेट्रोसिन के कार्य, देखिए यह गर्भाशय, मूत्राशय, आंत तथा पित्ताशय पेशियों को सिकोड़ता है। तो याद रखिएगा कि पेट्रोसिन के कार्य क्या होता है? यह गर्भाशय हो गया, मूत्राशय हो गया, आंत हो गया तथा पित्ताशय पित्ताशय का जो पेशियों को जो है क्या करता है? सिकोड़ता है। प्रसव के बाद देखिए रक्तस्राव को कम करने में सहायता करता है और प्रसव के बाद जो है रक्तस्राव को कम करने में सहायता करता है। उसके बाद देखिए इसके अधिक सराव से शरीर की वृद्धि तथा यौन विकास क्या हो जाता है? विकास शीघ्र हो जाता है। यानी कि इसके अधिक सराव से जो है शरीर की वृद्धि और यौन विकास शीघ्र हो जाता है। इसकी कमी से प्रजनन शक्ति ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाती और इसकी कमी से जो प्रजनन शक्ति जो है वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोग इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर है देखिए थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यह नलिका रहित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में याद रखिएगा, यह नलिका रहित अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गर्दन के सामने वाले भाग में स्थित होती है। याद रखिए गर्दन के सामने वाले भाग में स्थित होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव देखिए थायराइड ग्रंथि से होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यह शरीर के तापमान को भी देखिए बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसकी विशेषता याद रखिएगा, जो थायराइड ग्रंथि होते हैं, थायराइड ग्रंथि के प्रमुख कार्य याद रखिएगा कि जो है यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उसके बाद देखिए यह ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म दर यानी आवाज़ की जो दर होते हैं, मेटाबॉलिज्म दर को नियंत्रित करती है। उसके बाद देखिए आ आंतों की ग्लूकोज रक्त तथा उत्पादन को नियंत्रण में रखती है। यानी कि आंतों की जो ग्लूकोज होता है और रक्त की उत्पादों जो होता है उसको क्या करता है? नियंत्रण में रखती है। उसके बाद देखिए शरीर में जल संतुलन बनाए रखते हैं और शरीर में जल संतुलन को बनाए हुए रखता है। उसके बाद देखिए थायरॉक्सिन स्राव को नियंत्रण में रखता है। यानी कि थायरॉइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है उसको नियंत्रण में रखती है। इससे थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन में ज़्यादा स्राव हो तो घेंघा हो जाता है और थायरॉक्सिन में क्या हो ज़्यादा स्राव हो तो क्या हो जाता है कि घेंघा हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को याद रखिएगा। इसका पार्ट 2 आप लोग को अगला दिन मिलेगा पार्ट 2 में इस चैप्टर का जितने भी थ्योरी है पूरी तरह से थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसका पार्ट 3 में आप लोग को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे पार्ट 3 में और पार्ट 4 में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि होम साइंस इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि एग्ज़ाम में आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।